आज हम चर्चा करने जा रहे हैं जनरेशन जेड। एक्चुअली जनरेशन जेड है क्या? अगर हम इसकी शुरुआत करते हैं, चलिए आइए शुरुआत करते हैं इसकी पूरी। हम एक्चुअली है क्या, शुरुआत करते हैं हम 1901 से लेकर के 1927 तक का जो समय था, इसको हम जानते हैं ग्रेटेस्ट जनरेशन के नाम से। किस नाम से? ग्रेटेस्ट जनरेशन के नाम से जाना जाता है। और आप ऐसे ही चले आएंगे अभी तक का जो क्रम है, यानी कि जो 2025 से लेकर के 2039 तक का समय जो है, इसको हम जानेंगे जनरेशन बीटा, जनरेशन बीटा के नाम से। और इसके जस्ट यानी कि 2013 से लेकर के 2025 तक के समय को हम किस नाम जानते हैं? जनरेशन अल्फा के नाम से। क्लियर है? और बात करें 1997 से लेकर के 2012 तक की जनरेशन को हम किस नाम जानते हैं? इसी को हम जानते हैं जनरेशन जेड के नाम से। तो हम जो चर्चा करने जा रहे हैं जनरेशन जेड पर ही चर्चा करने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो वर्तमान समय में जो हाईलाइट है यही है। और एक्चुअली ये है क्या, आइए इसका हम पूरा डिटेल से देखते हैं कि एक्चुअली इसमें क्या क्या चीजें रही हैं जो बहुत ज्यादा इतना जो हाईलाइट हो चुका है। रीजन ये है कि देखिए, शुरुआत होती है आपका नेपाल से, है ना। नेपाल का इससे पहले शुरुआत होता है आपका जनरेशन जेड का। जो अगर हम बात करें इसका जो परिणाम में दिखाई देता है 2022 के करीब से, लगभग श्रीलंका से। श्रीलंका में पहला परिणाम आपको श्रीलंका में देखने को मिला, वहां पर तख्ता पलट। फिर बाद में आकर के बांग्लादेश में देखने को मिला। फिर अब जो वर्तमान आपको देखने को मिल रहा है वो कहां देखने को मिल रहा है? आपको नेपाल में। रीजन क्या था, वजह क्या थी? वजह देखिए, जनरेशन जेड जो है ये इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि इस टाइम में पैदा हुए लोग कहीं ना कहीं वो क्या है, बचपन से ही वो इंटरनेट यानी सोशल मीडिया से अटैच है ना। तो ये इसीलिए इसको नाम हम क्या देते हैं? जनरेशन जेड। आखिर में ऐसा क्या हुआ कि ये जो जनरेशन थी जो भड़क उठी है वर्तमान समय, अगर बात करें जनरेशन जेड के जो लोग हैं 13 से लेकर 28 साल तक के बीच के लोग को हैं, निको जितने भी लोग आपको दिखाई पड़ रहे हैं वो जनरेशन जेड से बिलोंग करते हैं। ठीक है, टोटल 7 पीढ़ी में बांटा गया था अभी तक की मैं बात करूं। ठीक है, तो सारी चीजें यहां तक थी। अब ये जो वहां पर ये नेपाल में जो सारी चीजें भड़की, ये हुआ कैसे? हुआ ऐसे कि वहां पर जो है ओली की सरकार थी, वहां पर जो है करप्शन का देखा जाए, करप्शन बहुत ज्यादा बढ़ चुका था, हद से ज्यादा। वहां पर मतलब जो मिनिस्टर वगैरह के जो बेटे थे या फिर जो मिनिस्टर के घर से जो लोग बिलोंग करते थे, यानी कि जब तक ये सांसद या विधायक नहीं रहते थे तब तक ये एकदम भिखारी की तरह रहते। उसके बाद ये एकाएक कहाँ से इतना पैसा आया भाई? एकदम भाई वहां पर घोटाले की तो बात ही मत करिए, लगातार वहां पर घोटाले होते रहते हैं। ठीक है, अब एकाएक उनके जो मंत्री विधायक के बेटे हैं एकदम एकदम राजा की तरह ऐश की तरह रह रहे हैं। वहां पर न कोई बेरोजगारी एकदम चरम सीमा पर पहुंची है, महंगाई बहुत तगड़ी है ना। लोग भूखमरी की कंडीशन पर आ खड़े हुए हैं। और ऐसी कंडीशन में आप जो क्या कर रहे हैं कि वहां पर उनके बेटे ऐश कर रहे हैं, बाकी सब जनता से उनको कोई मतलब ही नहीं। परिणाम ये होता है कि जनता में पहले से ही आक्रोश था। बस कोई कहते हैं ना कि कोई एक चिंगारी मिलनी चाहिए, चिंगारी से ही आग भड़कती है। तो वो चिंगारी मिल नहीं रही थी, वो कहां से मिलती है उस पर भी आ रहे हैं। अब हुआ क्या कि जब वहां की सरकार ये कहती है कि जो है अब हमारे यहाँ, जो उनको ये लगता है कि कहीं ना कहीं अगर ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रहेगा तो चीजें और तेजी से फैलेंगी, और तेजी से फैलेंगी तो जनता में गलत संदेश जाएगा। भाई जाहिर सी बात, जब तुम गलत कर रहे हो तो गलत संदेश जाएगा ही, है ना। तो पहुंचना भी चाहिए जनता के पास। और इसके लिए सरकार वो क्या करती है कि वहां पर वो जितने भी यूट्यूब वगैरह, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप वगैरह हो गए, इनसे ये बोलती है कि भैया आप अपना यहाँ पर चैम्बर बनवाइए, मतलब ऑफिस बनवाइए, रजिस्ट्रेशन करवाइए, तब आप जो है हमारे यहाँ चलवाइए। अब नेपाल वगैरह इतने बड़ा देश है नहीं, तो उन लोगों ने उतना कहा कि अगर मैं इनके लिए भी छोटा सा वो करूंगा तो जितने छोटे छोटे देश हैं सभी जो है डिमांड कर देंगे कि भाई नहीं हमारे यहाँ बनाओ ऑफिस तब चलाओ। तो ये सारी चीजें देख करके यूट्यूब वगैरह ने भाई सभी ने इग्नोर कर दिया और कोई भी नोटिस उन्होंने फॉलो नहीं किया। 28 अगस्त को नोटिस जाती है लेकिन कोई फॉलो नहीं किया। तो 4
सितंबर, इसी 4 सितंबर को क्या किया जाता है कि वहां पर सरकार टोटल 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैन लगाती है ना। टोटल 26, यानी 26, यानी कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, है ना, मेटा और ट्विटर, और यूट्यूब, सारी चीजों पर बैन लगाई जाती हैं। हाँ, बस टिकटॉक को छोड़ करके। टिकटॉक को छोड़कर, टिकटॉक क्यों छोड़ा गया भाई? क्योंकि ये चाइनीज कंपनी की है ना। भाई चाइना से अगर देखा जाए तो ओली सरकार का चाइना से बढ़िया रिलेशन था, इसलिए उसको नहीं बैन किया गया। अच्छा, अब जब 26 मीडिया प्लेटफॉर्म बंद कर दिए गए, अब लोगों के पास इंफॉर्मेशन पहुंच नहीं पा रही थी, लेकिन उनके पास एक ही जरिया था, ये टिकटॉक। इसी के माध्यम से भाई वो अपनी बातों को पहुंचा सकते थे। हालांकि सरकार ने स्वयं अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी, ठीक है भाई। कहते ना कि जो गिदड़ की मौत आती है तो खुद ही मौत भागता है उधर, तो वैसे ही यहाँ की सरकार की भी थी कुछ। अब टिकटॉक को उन्होंने छोड़ दिया था, और साथ ही साथ वहां पर एक संगठन वर्क करती है, हम नेपाल करके। ये दोनों लोगों ने मिल करके पूरा प्रचार प्रसार, यानी पूरा मोर्चा संभालने का प्रयास किए और संभाले। और वहां पर हम नेपाल करके जो संगठन के जो अध्यक्ष थे, वो कहते ठीक है भाई, हम सपोर्ट करेंगे, क्योंकि भाई करप्शन बहुत तगड़ा था, बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। और ये आपने सीधे सीधे क्या किया कि वहां पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ही सब बंद कर दिया। इसका मतलब ये चाहते हुए कि हमारी एक भी इंफॉर्मेशन पब्लिक में न जाए। भाई जब देखें कि वहां पर लोग एक्टिव हैं, उनके जो है बेटे जो थे सब जा करके बाहर ऐश कर रहे हैं, तो वहां पर नेपो किड्स करके हैशटैग जो था वो एक्स पर ट्रेंड करने लगा। नेपो किड्स हो गया, नेपो बेबीज हो गए, है ना। क्यों? क्योंकि भैया ये सब तो ऐसे घूम रहे हैं, महंगी महंगी गाड़ियों में घूम रहे हैं, बाकी और सब भूखे मर रहे हैं। तो भाई जाहिर सी बात है ट्रेंड करने लगा। और देखते ही देखते वहां पर ये आग बहुत तेजी साथ फैलती है, मतलब ये बात बहुत तेजी साथ फैलती है। और आपने देखा 36 से लेकर 38 घंटा के अंदर वहां पर सरकार का पूरा तहस नहस कर दिया। लोग जान बचाने की वहां पर दिक्कत आ गई है। तो वहां पर हुआ क्या, अब ये ट्रेंड हैशटैग भाई ट्रेंड करने लगा, और जनता जो थी, पब्लिक, वो आ गई रोड पर। और उम्मीद नहीं थी कि इतनी भीड़ आएगी। और रीजन ये था कि क्योंकि भाई टोटल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बैन हो गया था, तो पब्लिक तो आती ही आती। अच्छा, सभी स्टूडेंट जो थे वो वहां पर जो है ड्रेस में आए हुए थे, और वहां की जो गवर्नमेंट ये करती है, सबसे बड़ा जो घटिया काम पहली बात तो ये करती है कि वहां के जो बच्चों पर, स्टूडेंट पर गोली चलवा देती है ना। और गोली चलवाने से लगभग 19-20 बच्चे मारे जाते हैं इस गोलीबारी में। इस गोलीबारी से पूरी पब्लिक एकदम हताहत होती है और आक्रोश से भर जाती है। परिणाम ये होता है बच्चों के परिजन भी रोड पर आ जाते हैं, और इतना गुस्सा कि अब भाई सामने कोई भी पड़ेगा, छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। तो सबसे पहले डीजीपी को ही लोग मार देते हैं, उसके बाद जो है आगे चल के फिर चढ़ाव करते हैं कहाँ भाई, पीएम, पूर्व प्रधानमंत्री की वाइफ जो थी उनको भी लोग जिंदा जला देते हैं। साथ ही साथ जो वहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर थे उनको जो है लोग दौड़ा दौड़ा के मार रहे थे, है ना, जैसे लग रहा है कोई फिल्म चल रही है ना, ऐसी कंडीशन। और पीएम ओली साहब खुद ही जो है इस्तीफा देकर के भाग रहे हैं, हेलीकॉप्टर से भाग रहे हैं, है ना। तो ऐसी कंडीशन क्यों आई? क्योंकि आपने ऐसी कंडीशन क्रिएट किया, क्योंकि वहां भाई भतीजावाद चलने लगा। आप अपने परिवार के बारे में सोच रहे हो, बाकी पब्लिक से कोई मतलब नहीं है। आपने सोशल मीडिया क्यों बंद कर दिया भाई? हाँ, आपने क्यों बंद कर दिया? आप हम अगर हमारा कंट्री डेमोक्रेटिक है तो आपको कोई अधिकार ही नहीं भाई, आप बंद कर भाई। जनता से, जो जनता से सरकार होती है, सरकार से जनता नहीं होती है। आप स्वयं जान रहे हैं, आप भी, आपको भी पता है भाई, जनता से। एक अटल जी की लाइन है ना कि जो है सिंहासन खाली करो कि जनता आती है ना। तो वहां पर गलतफहमी थी वहां की सरकार की। और इतना ही नहीं, रीजन ये था कि ये जो 26 प्लेटफॉर्म बंद करना, ये तो तत्कालिक करार था, तत्कालिक जो कह सकते हैं कि जिसकी वजह से सब हुआ। इसके पहले भी आपने क्या किया था कि एक मंत्री जी थे, उनके
बेटी की शादी थी, उस बेटी के चक्कर में, शादी के चक्कर में उन्होंने क्या किया कि 6 घंटे जो है रोड ही बंद करवा दिया, सील करवा दिया। मतलब पब्लिक को तकलीफ हो कोई दिक्कत नहीं है, बस हमारे मतलब एक लोग की शादी के चक्कर में लाखों लोग तकलीफ झेले, हजारों लोग तकलीफ झेले, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई एम्बुलेंस का आना जाना होता है ना, और भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सारी समस्याएं वहां पर खड़ी हो जाती हैं। आपने सिर्फ एक पार्टिकुलर शादी के लिए आपने क्या कर दिया था, पूरा रास्ता जाम करा दिया। ये तो सही नहीं था, बंद कराने का ये कोई करा सही नहीं था, और वहां से भी जनता कुछ थोड़ा बहुत आक्रोश था। अच्छा, ये चीजें पहली बार नहीं हुई। जनरेशन जेड जो है आपका, इसका जो परिणाम केवल ये आज आपको नेपाल में ही नहीं, इसने तख्ता पलट आपका श्रीलंका में भी किया था, उसके बाद बांग्लादेश में भी किया था, और वर्तमान नेपाल में भी किया। तो यहाँ पर अपने स्वार्थ के लिए भैया देखिए, हाँ, कोई भी सहमत नहीं होगा, ठीक है। और सीधी सीधी बात, यहाँ पर आपको जनता को भाई आप हल्के में नहीं ले सकते भाई। पब्लिक, वो भी स्टूडेंट, युवा शक्ति है ना भाई, युवा शक्ति से तो आप कतई नहीं भिड़ सकते एकदम। अगर आप सोच रहे हैं कि हम सरकार में हैं तो हम, बहुत बड़ी गलती है आपकी, आप कभी सोचिएगा नहीं, ठीक है। तो वहां पर इनकी जो गलती यही थी कि उनको ये लगा कि हम सरकार में हैं और हम सारी चीजें कर जाएंगे, सब हमारे हाथ में है। और हाथ के चक्कर में ये पता चला कि सुप्रीम कोर्ट तक को भी जला दिया गया, सचिवालय को भी जला दिया गया, संसद भवन जला दिया गया, बचा क्या, कुछ नहीं बचा, ठीक है। तो ये थे भैया हमारे जनजेड, और ये अपनी हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसा नहीं इन्होंने कोई गलत किया, इन्होंने गलत नहीं किया है। इनका अगर हमारे नजरिए से देखा जाए तो हमें तो नहीं लगता कहीं से गलत है। हाँ, हिंसात्मक रूप लेने का रीजन ये था कि भाई वहां पर जनता आक्रोश में थी क्योंकि बच्चे मारे गए थे, और जो कि किसी भी एंगल से ये सही नहीं हो सकता, कतई में कहूंगा ही नहीं कि ये सही किया गया था, ये एकदम सरासर गलत था। और वहां पर अगर इस 20 बच्चे की गोली की बारी के बाद अगर ये घटना हुई है तो अकॉर्डिंग टू मी ये सही हुआ है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा जनरेशन जेड क्या है ना, और बाकी जनरेशन अल्फा, बीटा और सारी चीज़ें जो भी हैं। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। Thank you for watching this video. If you enjoyed it, please hit the like button and the bell